नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं खनिज और रत्न के विशेषज्ञ शशिकर गुप्ता जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस विषय पर हम लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं और आप सभी को जागरूक करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यह बात थोड़ा सा राजनीतिक हो सकता है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है धार्मिक कर्तव्य, तो हमारा जो धर्म है उस धर्म में ये भी आता है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, धन और संपदा से परिपूर्ण रहेगा, तो हमें अपने धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जो भी बातें होंगी, जो भी काम होंगे, वह करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। तो आज का यह वीडियो थोड़ा सा राजनीतिक रूप लेने वाला है और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, राजनीति पे थोड़ा सा हमें इसलिए जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो आम जनता की आंखों से दूर है, जो आम जनता अभी देख नहीं पा रही है। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हम खनिज और रत्न के विशेषज्ञ शशिकर गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। और इन्हीं के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में और प्रकाश की गति की जो तेजी होती है, उसके बराबर या कहें कि उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा सकती है, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। और अब हम बात करते हैं खनिजों के बारे में। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने शुरुआत से हमें बताया कि भारत में खनिजों की बहुत अधिकता है और हर एक देश, विश्व का हर एक देश भारत से मित्रता करना चाहता है और खनिज को लेकर के हमारा देश बहुत समृद्ध है। तो कुछ ऐसे खनिज, क्या कोई ऐसा खनिज है जो देश की अर्थव्यवस्था को में अचानक से सुधार ला सकता है? और वह विश्व में क्या कोई ऐसा भी खनिज है जो विश्व में है या नहीं है, सिर्फ भारत में है? तो कुछ ऐसे खनिज के बारे में, या कोई एक खनिज है या बहुत सारे खनिज हैं, उन सभी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, खनिज तो बहुत हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक नाम तो लेना चाहूँगा ही कि आप ये मान के चलिए कि जो खनिज अकेले अपने दम पे भारत से सड़कें हटाकर सड़कों पे एस्केलेटर लगवा सकता है। एस्केलेटर मतलब आप चलिए मत, केवल सड़क पे खड़े हो जाइए और आपको जहां जाना हो वो सड़क ही आपको पहुंचा देगी। एक ही खनिज ऐसा है और वो भारत के हर आदमी को मर्सिडीज बेंज पे चलवाने की दम रखती है। तो उसी खनिज के बारे में ये जो बात करूंगा, तो वो खनिज का नाम है मोनाजाइट। मोनाजाइट वर्ल्ड का मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो 2005 या किसी सन में अंकटाड की रिपोर्ट थी और उसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड का 98% मोनाजाइट इंडिया में। तो ये मोनाजाइट एक ऐसा खनिज है जो अकेले दम पर भारत को विश्व का सबसे समृद्ध देश बना सकता है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो जिसमें भारत जाना चाहता था, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिषद में इनको रेड कारपेट बिछा के बुलाया जाएगा और रशिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज कुछ भी करने से पहले भारत का चेहरा देखेंगे कि अगर वहां पर नाराज है तो वो काम नहीं करेंगे। मोनाजाइट ये अकेला वो खनिज है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब तो हम तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हम ही होंगे। बिल्कुल हम हैं, हम उसको जान नहीं पा रहे। तो अब जैसे इसके बारे में शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि ये जो खनिज है वो आंध्र प्रदेश और केरल व तमिलनाडु के समुद्री तटों पर समुद्री रेत के ऊपर बिखरा पड़ा है। समुद्री रेत में बिखरा पड़ा है। और ये विज्ञान में जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे नीचे, जो आवर्त सारणी अभी एनसीईआरटी के हाई स्कूल के सिलेबस से हटाया गया है, उसको वो जब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं अगर वो पढ़ेंगे उसको, तो वो सबसे नीचे है उसमें। तो उसमें जो मोनाजाइट का कंटेंट है, जो मोनाजाइट से निकलता है थोरियम, उसका जिक्र है। जैसे कि आपको बता दूं कि कोई भी धातु, अगर कोई भी मेटल है
तो आप ये ना सोचिए कि आप कहीं जाएंगे तो आपको लोहे की दीवार मिल जाएगी प्राकृतिक रूप से, आप लोहा निकाल के उससे लगा देंगे, एल्युमिनियम की कोई दीवार मिल जाएगी और आपने एल्युमिनियम खोदा और निकाल लिया, नहीं। जब आप कोई धातु निकालते हैं तो उसका खनिज होता है, जब वो खनिज से आप उस धातु को एक्सट्रैक्शन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तब वो निकलेगा, प्रोसेस होता है निकालने का। तो जैसे अगर आपको एल्युमिनियम चाहिए तो आपको बॉक्साइट खनिज कहीं आपको मिले, गिब्साइट मिले और बॉशमाइट मिले या डायस्प्राइट मिले, ये सब खनिज ऐसे हैं जिनसे एल्युमिनियम निकलता है। उसी तरीके से मतलब कोई भी खनिज से धातु, मतलब खनिज में धातु होती है, धातु सीधे सीधे आपको नहीं मिलती कहीं भी। और ये अन्य धातुओं के साथ या अन्य ऑक्साइड्स के साथ संयुक्त रहते हैं, और जब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलती है इनको निकालने में पैसा कम खर्च करना पड़ता है और उससे ज़्यादा माल मिल जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये खनिज जो है फायदेमंद है। तो अब आते हैं मोनाजाइट पर, जिसकी जिक्र मैं कर रहा था। मोनाजाइट से थोरियम निकाला जाता है, और मैंने बताया ना कि अगर पूरे वर्ल्ड की गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड, सोना, हीरा और प्लेटिनम, ये विश्व में जितनी भी खाने हैं इनको एक तरफ कर दिया जाए, और जो भारत में मोनाजाइट में जो थोरियम कंटेंट पाया जाता है इसको एक तरफ कर दिया जाए, तो जो हमारा थोरियम कंटेंट है उनके वो इन सब खानों के मुकाबले में बहुत कीमती है। थोरियम की ये वैल्यू है। अब थोरियम की ये वैल्यू क्यों है, आपको ये जरूर बताना चाहूंगा। आपने एक साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो या कोई आपके पास आप ऐसी चीज बना लें, जैसे इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रही थी, फ्यूल की, पावर की। पावर नहीं है तो सब कुछ फेल है, बिजली नहीं है तो सब कुछ फेल है। आप मकान में रह रहे हो, एसी फेल है, गाड़ी फेल है, सारे कारखाने फेल हैं, जो सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, फ्यूल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और जो मोनाजाइट से थोरियम निकलता है, इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये किस टाइप का फ्यूल है। जैसे आप एक लखनऊ से आप दिल्ली की तरफ आगे बढ़िए, आप अपनी कार में 10 लीटर पेट्रोल भरवा लीजिए और आप लखनऊ से दिल्ली की ड्राइविंग शुरू करिए। तो जैसे जैसे आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, कार में पेट्रोल 10 लीटर से 20 लीटर हो जाए, 20 लीटर से 30 लीटर हो जाए, 30 लीटर से 40 लीटर हो जाए, और जब आप दिल्ली पहुंचे तो आपका पेट्रोल टैंक फुल हो चुका हो, आप दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस टाइप का फ्यूल है, मतलब फ्यूल जनरेटर। जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 लीटर भरवाया जी जी, तो आपको ऑटोमेटिक ये 400-500 किलोमीटर की दूरी पे वो आपका 10 से 50 हो सकता है, 10 से 50 हो जाएगा, और दूरी भी तय कर दूरी भी तय कर लेंगे। हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये एटॉमिक, ये जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलापक्कम में जो है, इसके डायरेक्टर मिस्टर SC चेतल साहब ने एक इंटरव्यू में एक अखबार में कही थी। अच्छा, नहीं अगर ये हो जाए तब तो फिर पेट्रोल की जो महंगाई को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहती है, ये खत्म हो जाए। ये जो है, जैसे इसको मैं आगे बताऊंगा अभी कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मतलब ये कितना महत्वपूर्ण खनिज है। आंध्र प्रदेश में मोनाजाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मोनाजाइट से हम लोग थोरियम निकालते हैं। और केरल और तमिलनाडु में भी ये जो समुद्री तट की रेत है इस पे पाया जाता है। अब इसका यूज क्या होता है, मतलब कैसे हम इससे फ्यूल पाते हैं थोरियम से। आपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम सुना होगा, भारत में लगे हुए हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो एटॉमिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसको बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं एटॉमिक एनर्जी को। तो यूरेनियम के साथ ये जो है ये थोरियम इस्तेमाल होता है। जब यूरेनियम उसमें रखा जाता है तो यूरेनियम के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह जो है थोरियम, जिसे एक चादर की तरह उड़ा दिया जाता है ये। और बिजली बनने की प्रक्रिया के दौरान ये जो यूरेनियम है, मतलब यूरेनियम पे पहले न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो यूरेनियम चेंज हो जाता है, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। और उसके इसी जो बिजली बनने की प्रक्रिया के दौरान जो थोरियम की जो ब्लैंकेट है, जो थोरियम की चादर जो यूरेनियम पे लपेटी गई थी, ये भी चेंज हो जाता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में। अब आप जैसे जानते हैं कि ये फिजाइल मटेरियल है, एटम बम में भी
सब यही इस्तेमाल होता है एटम बम वगैरह में, तो इसका दोहरा यूज है। अच्छा, अब ये यूरेनियम 200 जब ये थोरियम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब आप रिफ्यूल करते हो उसको, तो आप करते क्या हो कि वो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम, अब थोरियम आपको रखना पड़ेगा ना, तो अब आप करेंगे क्या, जो यूरेनियम 235 और थोरियम जो है वो जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में बदल चुका है, उसको निकालिए और आप दूसरे फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में रख दीजिए, बिजली फिर बनना शुरू हो जाएगी दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले का थोरियम तीसरे में लगा दीजिए तो बिजली वहां भी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये चेन बनाती है, ये जो है चेन बनाती है, इसीलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ब्रीडर मतलब जो पैदा करता हो, मतलब ये फ्यूल पैदा करता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और जिस चीज के जरिए पैदा होती है वो है थोरियम, जो हमारे भारत में 98% मोनाजाइट है, उसमें से निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास लगभग इतना मोनाजाइट ऑलरेडी समुद्री तटों की जो रेत है उसमें पड़ा है कि हम पूरे वर्ल्ड को 55,000 सालों तक बिजली दे सकते हैं। और अनजान अननोन स्रोतों से ये लगातार आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है लोगों को नहीं पता, लेकिन ये आ रहा है भारत की धरती पे। तो ये देवभूमि है, तो निश्चित तौर पे इसको भगवान ने ही इस चीज से नवाजा है। तो आप ये कह सकते हो कि रेगुलर आ ही रहा है और इसकी कोई कमी नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि थ्रू थोरियम हम फ्यूल पैदा करते हैं, मतलब अपने आप हमारे यहाँ ही बनेगा और ये क्लीन फ्यूल माना जाता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता इसमें, जैसे पेट्रोल से धुआं निकलता है, ये सब कुछ नहीं है यहाँ, क्लीन फ्यूल। तो आप ये समझिए ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त खनिज है कि जो हर तरह से हमारी सुविधा के लिए, ये पॉल्यूशन फ्री है, मतलब किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दूरी पे बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये फ्यूल जनरेट करता है, फ्यूल जनरेट करता है, मतलब तो मतलब आप खुद आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपने 10 लीटर का पेट्रोल भराया और आपने 500 किलोमीटर की यात्रा तय की, और आपने जब यात्रा तय की तो वो 10 लीटर आपका 50 लीटर में आ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर 98% अगर यह खनिज हमारे देश में उपलब्ध है, तो हम सऊदी अरब, रूस और अमेरिका या फिर किसी अन्य देश से हमें जो हम ईंधन खरीदते हैं, जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उसको हमें खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक बार याद होगा कि हम पहले जो है यूरेनियम के लिए कटोरा ले गए यूएसए, फ्रांस और रशिया के आगे खड़े रहते थे कि हमको भैया यूरेनियम दे दो, हमको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में उसको यूज करना है। हम लोग अक्सर मतलब इंडिया के जो लीडर्स थे वो जाते थे यूरेनियम को भीख, मतलब समझ लीजिए हमारे यहाँ पे यूरेनियम के लिए भीख का कटोरा रहता था कि आप भैया यूरेनियम दे दो तब हमारे रिएक्टर्स चलेंगे। तो आपको याद होगा कि बहुत पहले हमारे प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता था, कि इंडिया में यूरेनियम की बड़ी जबरदस्त कमी हुई थी, और उस समय इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। उसमें हुआ यह था कि हम लोगों ने इस ट्रीटी पे साइन किया था और ये कहा था कि भारत जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, हमको आप यूरेनियम दे दीजिए, हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर जो पोखरण में जैसा टेस्ट हुआ था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, तो इस डील के बाद अगर हम वैसा कोई टेस्ट करते तो भारत के जितने भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थे वो हाल्ट पे आ जाते, हम बिजली नहीं बना पाते। तो उस वक्त ये जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तो अगर हम उस डील के बाद जो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई है, अगर हम कर लेते उसके बाद कोई भी टेस्ट, तो आप ये मान लीजिए कि हमारे आधे देश की बिजली गायब हो चुकी होती। तो इतनी इंपॉर्टेंस का खनिज होने के बाद भी हमको इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ऐसी डील करनी पड़ी और ये साइन करना पड़ा कि हम भविष्य में भी कोई भी एटॉमिक टेस्ट नहीं करेंगे, पोखरण जैसा जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सब कुछ होने के बाद हम उनके आगे कटोरा लेके खड़े हुए कि भाई साहब आप हमें जो है वो यूरेनियम दे दो। तो खाली इसका इतना यूज भी नहीं है, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ये सब और भी ये फिजाइल मटेरियल हैं और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बैन है।
एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बैन है और ये प्रेस्क्राइब सब्सटेंस हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, और इनका सामरिक महत्व भी बहुत बड़ा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम इससे और क्या क्या कर सकते हैं यूरेनियम से। तो अब ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं कौन कौन से, ये ईश्वर हमको नवाजता है। प्राकृतिक संसाधन हमें कोई पब्लिक का आदमी, कोई नेता, कोई मंत्री हमको नहीं देता है, ये ईश्वर ने हमको दिए हुए हैं, और वो हमारी आने वाली पीढ़ियों, पिछले पुरखों ने जो बचाया हुआ है, इसका दोहन नहीं किया है, और हम जो दोहन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी को ये मिलना चाहिए। और अगर बगैर रॉयल्टी के कोई इन खनिजों से छेड़छाड़ करता है या ये खनिज चोरी होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये हमारे देशवासियों के साथ दगा है। आप देखते रहते होंगे अक्सर कि खनिज को अवैध दोहन रोकने के लिए कहीं किसी IAS को मारे दे रहे हैं, कहीं किसी अधिकारी को मारे दे रहे हैं। तो मतलब ये जो खनिज माफिया हैं, मेरे ख्याल से ये देश के लिए सबसे खतरनाक हैं, जो देश की जनता को बहुत लंबा नुकसान मतलब जो है पहुंचाते हैं। तो अब एक चीज का और नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। अब जैसे नाम से ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की। तो ये जो एटॉमिक यूज की चीजें हैं, जितनी भी एटॉमिक मैटर से के यूज से हैं, तो उसका ये कंट्रोल देखती है, और IREL और ये इंडिया गवर्नमेंट के ही अंडर में डायरेक्ट रहती है। मतलब आप जैसा इसका नाम ही सुन रहे हैं, इसका नाम है रेयर अर्थ, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। रेयर मतलब समझ रहे हैं दुर्लभ, जो दुर्लभ है, दुर्लभ चीजों को ये डील करता है। तो भारत में कुछ ऐसे खनिज हैं जो दुर्लभ हैं, जो अनोखे हैं, तो इसीलिए थोरियम भी उनमें से एक है। तो इस विभाग ने क्या किया उसके बारे में आप जानिए और जरा गौर से सुनिएगा। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे ये आपका थोरियम है हमारा, तो अगर हमसे कोई देश मांगता है तो हम उससे मुंह मांगी कीमत ले सकते हैं। ठीक है, हम जो मांगेंगे उसको देना पड़ेगा। और एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर ये देने वाली है कि जब इस टाइप की डील्स होती हैं तो ये पूछा जाता है एंड यूज कम एंड यूजर, कि आप इसका एंड यूज क्या करोगे और इसका एंड यूजर कौन होगा। मतलब ये नहीं है कि आपने हमसे थोरियम लिया, उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में रखा, बिजली बनाई, उसके बाद यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 आपने बम में इस्तेमाल कर लिया। ऐसा कुछ नहीं, आपको सब बताना पड़ेगा। हमसे ले जाओगे तो वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लगाओगे, जो उसका एंड मटेरियल बचेगा उसको कहाँ पे लगाओगे, ये पूरी बात बतानी पड़ेगी, तभी हमको आप हमसे थोरियम ले सकते हो। जो मोनाजाइट से निकलता है खनिज से, वो थोरियम ले सकते हो। दूसरी बात, हमारी जो मन मर्जी कीमत हो वो मैं आपसे मांग सकता हूँ। भाई एक साधारण सी बात है, एक कंप्यूटर जो है वजन कितना होता है उसका, बहुत ज्यादा मानिए 1.5 किलो 2 किलो, और वो कंप्यूटर आप हमको 75,000 रुपए का बेच रहे हो। ठीक, तो जो एक रॉ मटेरियल है जिसके दम पे पूरे आपके देश की बिजली चल रही है। जैसे जापान के पास कोई अपने बिजली के साधन नहीं है, ना उनके पास कोयले की खाने हैं, ना पेट्रोल है, ना उनके पास डीजल है, कुछ भी नहीं है। तो उनकी जो बिजली की आपूर्ति है वो 100% इंडिया के द्वारा ही होती है। ठीक है, यहाँ से थोरियम जाता है और वो उनके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी यूज होता है। एक दूसरी चीज और बताना चाहूंगा आपको, कैलिफोर्निया ऐसे जगह पे पानी जो वो यूज करते हैं वो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के जरिए यूज करते हैं। मतलब उसमें भी थोरियम का यूज होता है। अगर उनको पीने के लिए पानी चाहिए तो उनको थ्रू थोरियम, मतलब जो है उनको वो पानी वो होगा, क्या कहते हैं, शुद्ध होगा, डिसैलिनेट होगा, विलवलीकरण जिसको कहते हैं, मतलब लवण हटा के पानी को शुद्ध कर देना। तो विलवलीकरण करेंगे, वो सऊदी अरब में भी ऐसे ही होता है थोरियम के माध्यम से। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो कीमत भी हमारी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने मांगा और मैंने मतलब उसके लिए, मतलब मुझे तो लगता है कि पूरे देश के प्रधानमंत्री और देश के सारा प्रबुद्ध वर्ग बैठ के उसकी कीमत तय करना चाहिए कि इनकी डिमांड क्या है। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत भी हूँ कि आप सोचिए कि हमारा देश, भारत देश, बहुत टाइम से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए बार बार अप्लाई करता है, और कुछ ऐसे देश हैं, मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अड़ंगा डाल देते हैं और भारत को
सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता है वो नहीं मिल पाती है। तो जब इतना महत्वपूर्ण खनिज हमारे देश में है, तो अगर हम चाहें तो इसका मूल्य तय कर सकते हैं, और इसका मूल्य हम इतना तय कर सकते हैं कि हमें सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता है वह संयुक्त राष्ट्र को खुद आकर देनी पड़ेगी। वो उनको पैरों पे पड़ के देंगे हमारे, क्योंकि उनकी अगर बिजली जलनी है उनके देश की, तो इंडिया से थोरियम उनके यहाँ जाना है। अगर हम थोरियम नहीं देंगे तो उनका देश अंधेरे में आ जाएगा। अब वो जो पहले चुरा के ले जा चुके हैं वो तो मैं नहीं कह सकता कि भाई वो, लेकिन ऐसा है ना कि वो चुरा के ले जाएंगे तो कितने दिन चलाएंगे, अल्टीमेटली आपको फिर जरूरत पड़ेगी 10 साल 20 साल 30 साल जरूरत तो पड़ेगी आपको। लेकिन ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट एसेट्स हमारे समुद्र की रेत में बिखरे पड़े हैं, और इसके अलावा भी एक समुद्री रेत ही नहीं, वो चाहे आप मध्य प्रदेश चले जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाओ, आप चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, हर जगह पर हमारी ये जो खनिज संपदा है ये मिलिट्री के अंडर में देने वाली है। ये बात मतलब हम ही ने नहीं, और भी कई साइंटिस्ट जो हैं और हमारा प्रबुद्ध वर्ग और वैज्ञानिक हैं, जैसे एक अखबार के इंटरव्यू में वी सुंदरम जी थे, डॉक्टर कल्याण रमन जी थे, एक प्रोफेसर ओपी वर्मा जी थे, और प्रोफेसर राजा मनिकम जी थे। इन्होंने ये बात कही कि ये मिलिट्री की कस्टडी में रहना चाहिए, और मतलब ये यूं नहीं है कि आरक्षित पड़ा हुआ जो भी, मतलब अनारक्षित पड़ा हुआ है और जो भी आया उससे खेल के चला गया। और इसकी मतलब इसके दोहन के ऊपर पूरा का पूरा मिलिट्री कंट्रोल होना चाहिए, तभी जो है ये हमारी राष्ट्र की संपदा बच सकती है, वरना ये अनाधिकृत लोगों के द्वारा इसका निरंतर अवैध रूप से दोहन होता रहेगा, और इस चीज को हमें बचाना है। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर खाली मैं एक कंटेंट का नाम मैंने आपको बताया एक खनिज का, कि जो पूरे वर्ल्ड की गोल्ड सिल्वर को, गोल्ड और डायमंड और प्लेटिनम माइंस को आप एक तरफ कर दीजिए, और भारत के मोनाजाइट खनिज से निकलने वाले थोरियम को एक कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, तो ये सब गोल्ड और डायमंड और प्लेटिनम की माइंस की वैल्यू कम बढ़ेगी भारत के थोरियम खनिज, वो मोनाजाइट खनिज के मुकाबले में, और थोरियम मेटल के मुकाबले में। तो खाली एक मैंने आपको नाम बताया, यही बहुत है। अगर खाली आप थोरियम को, और बाकी तो इतने हैं, प्रेसिडोनियम है, लिथियम है, अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम निकला हुआ है, प्रेसिडोनियम में भी निकला। अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ साइड में पूरा एक जो है पन्ने का पहाड़ निकला था, पन्ने का पहाड़ निकला था, और कुछ जेम क्वालिटी पन्ना था। तो लाजमी है कि जेम क्वालिटी के अलावा बेरियल क्वालिटी भी पन्ना होना चाहिए उसमें। तो पन्ना में जब बेरिलियम की आप बात करोगे तो पन्ना में बेरिलियम होता है, बेरिल इसीलिए इसका नाम है। और जितने भी फाइटर जेट हैं इनकी बॉडी में बेरिल ही लगता है जो पन्ने से निकलता है। तो यहाँ पर वो पन्ने की खान निकली है, और उसकी कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं ये मतलब इंडिया गवर्नमेंट, ये तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इन सबकी सुरक्षा करना चाहिए। तो ये जैसे बेरिलियम क्या है, इट इज लाइटर देन एल्यूमिनियम, और एक हार्ड सब्सटेंस होता है। एल्यूमिनियम तो मुलायम होता है, ये हार्ड होता है, लेकिन लाइटर देन एल्यूमिनियम होता है। तो ये जितनी भी फाइटर जेट हैं उनकी बॉडी बेरिलियम से ही बनती है। तो कई बातें हैं जो मतलब मैंने आपको खाली एक खनिज का नाम बताया, और धीरे धीरे करके आपको बहुत, अब आप जब खुद अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसे कई खनिज, जैसे मैंने प्रेसिडोनियम का नाम लिया, तो अगर आप उसको 54,000 या 80,000 रुपए किलो आप बता रहे हो, तो इंडिया में IREL इसको बेच रही है, क्या हिसाब KG बेच रही है। तो ये जितना बेचना चाहें जिस कीमत पे, लोग लेने को बाध्य हैं, क्योंकि तुम्हारे पास मजबूरी है। अगर आप हमें 1.5 लाख का कंप्यूटर बेच सकते हो 1.5 किलो का, तो जिन चीज़ों से आप बिजली बनाते हो वो भी हम महंगा बेच सकते हैं आपको। तो इसकी हमें कोई छूट है। और वो ये भी नहीं मानते कि पूरा वर्ल्ड का थोरियम हमारे यहाँ है, तो हम अपनी कॉस्ट को तय करेंगे, तो उनको मानना पड़ेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे देश में थोरियम बहुत है, आपने बताया कि इंडियन रेयर अर्थ जो हमारी PSU है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ये, तो इसको इस थोरियम का या इस खनिज का किस तरह ये उपयोग कर रहे हैं, और क्या कुछ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह बात सरकार को पता चलती या सरकार की नॉलेज में आता तो शायद आज हमारा देश कहीं और होता, और जो अभी हम विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत हैं
शायद अभी तक हम उस श्रेणी में आ चुके होते। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका थोरियम को लेकर के क्या मत है और अभी तक क्या उसका कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है। मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी निश्चित तौर पे चूँकि देखिए हम अध्ययन जब करते हैं तो जो बचपन में हम अध्ययन कर लेते हैं वही चीज़ हमको जानकारी रहती है। बिल्कुल सही है। अब मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपने देखा होगा जब हम लोग जो पढ़ते हैं तो एक हाई स्कूल के बाद ब्रांचेस बढ़ जाती हैं कि ये साइंस हो गया, ये आर्ट हो गया, ये कॉमर्स हो गया। तो आप अगर साइंस के क्षेत्र में भी जाइए तो अगर आप जियोलॉजी नहीं लिए हुए हैं, भूगर्भ विज्ञान नहीं लिए हुए हैं, तो साइंस में भी आप खनिज के बारे में नहीं जान पाओगे। और हाई स्कूल तक तो बच्चा खनिज के बारे में लगभग 0/0 ही रहता है। उसका कारण ये है कि वो मेटल्स पढ़ाते हैं लेकिन कहीं मिनरल्स का कोई सब्जेक्ट नहीं। मिनरल्स, जबकि मेटल्स निकलते ही मिनरल्स हैं। ठीक है, तो लाजमी है कि वो चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या कोई भी माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय कोई और मंत्री हो जो भारत सरकार के हों या प्रदेश सरकार के हों, तो चूंकि इन्होंने खनिज नहीं पढ़ा हुआ है, भाई भारत के पाठ्यक्रम में ज्यादा खनिज के बारे में बताते ही नहीं है। तो लाजमी है कि जब हमारे जिम्मेदार लोगों को हमारे अधिकारी नहीं बताएंगे कि यहाँ पर क्या चीज है, तो निश्चित है उनका कोई न कोई स्वार्थ, तभी वो अपने बड़े अधिकारियों को या वो अपने नेताओं को नहीं बता रहे हैं, जो अपने लीडर्स हैं उनको नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है। तो इसी का एक बहुत मतलब उदाहरण है चोरी का, बहुत बड़ा चोरी का उदाहरण है जो मैंने एक अखबार में पढ़ा था, तो वो शायद यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, आपके पास भी था। तो ये है, ये अखबार, ये फ्रंट पेज न्यूज थी और मेरे ख्याल से इससे बड़ा घोटाला आज तक इंडिया में कोई दूसरा हुआ ही नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास वो उस चीज चोरी होती है जिससे पूरी दुनिया बिजली बना रही है, चाइना बिजली बना रहा है, अमेरिका बिजली बना रहा है, जापान बिजली बना रहा है, और वो अगर चोरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार फिर आपको इसको दिखाना चाहूंगा कि ये अखबार जो है इसके माध्यम से मतलब मुझको पता चला कि चोरी हुई, मोनाजाइट की चोरी हुई। तो इस अखबार में लिखा है, लेकिन ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में भी आया था। इसी में मैंने पढ़ के मैं जान रहा हूं कि ये कभी पार्लियामेंट में भी आया था और पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ था, और इसमें इसके हिसाब से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उन्होंने इसका जवाब दिया था। और जो ये अखबार बोलता है उसके हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट को भी मिसलीड कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि इसी अखबार के हिसाब से कि जनवरी 20, 2006 में एक वो आया मतलब नोटिफिकेशन कि इल्यूमिनाइट, रूटाइल, जर्कन, गार्नेट, ल्यूकॉक्सिन और मोनाजाइट, ये 6 जैसे आइटम हैं। तो उसमें 5 आइटम इल्यूमिनाइट, रूटाइल, जर्कन, गार्नेट और ल्यूकॉक्सिन, उन्होंने कहा कि आप इसको मैंने डीलिस्ट कर दिया है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में लिस्ट बनी हुई है प्रेस्क्राइब सब्सटेंस की, तो उसमें थोरियम है। तो उन्होंने इल्यूमिनाइट, रूटाइल, जर्कन, गार्नेट, ल्यूकॉक्सिन, ये 5 मिनरल उन्होंने डीलिस्ट कर दिया कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं निकलती है कि जो इसका खनन ना किया जा सके। अब लेकिन जो आप मोनाजाइट निकालोगे या जो निकलेगा मोनाजाइट, वो 1-1 ग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आप जमा करोगे। लाजमी है कि अगर चाय में दूध, शक्कर, चाय की पत्ती और पानी पड़ता है, तो अगर आप दूध, शक्कर और चाय की पत्ती निकाल दोगे तो निश्चित तौर पे पानी तो बचेगा ही बचेगा। तो अगर आप 5 मिनरल 6 मिनरल में 5 मिनरल निकाल दोगे तो लाजमी है कि मोनाजाइट भी बचेगा। तो उस समय की बात है कि नॉट इवन ए सिंगल ग्राम 1 ग्राम मोनाजाइट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में नहीं जमा हुआ। और उसी वक्त लोग बताते हैं कि कुछ ऐसा दबाव पड़ा कि 20 सेंट का एक्सपोर्ट भी खोल दिया गया, 20 सेंट का एक्सपोर्ट खोल दिया गया। उसके अलावा जब इल्यूमिनाइट, रूटाइल, जर्कन और गार्नेट
और ल्यूकॉक्सिन, ये जब 5 आइटम जो निकाल दिए गए, तो उसके बाद जो मोनाजाइट खनिज बचा जिसमें से थोरियम निकलता है, उसको alibaba.com के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया गया ओपनली। मतलब हमने आपको पहले बताया था कि एंड यूज कम एंड यूजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है इसको, लेकिन व्यापारियों ने इसको एक्सपोर्ट किया और विदाउट ये जाने कि एंड यूज कम एंड यूजर, इसका एंड यूजर कौन है, और 1-to-1 बेसिस। मतलब जब इसके धंधे होते हैं तो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट होते हैं, मतलब नोबडी इज अलाउड टू एंटर इन दिस। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या इंडिया या अमेरिका के बीच में, या इंडिया और जापान के बीच में होगा, तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर इस सौदे को करेंगे कि हमको आपसे थोरियम चाहिए। लेकिन उसमें कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं आया और सीधे लोकल बनिए, जिसको बोलते हैं लोकल व्यापारी, लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने डायरेक्ट उसको alibaba.com के ऊपर खरीद लिया। हाँ, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हुआ था लोकसभा में। तो लोकसभा में जो मैंने बताया ना कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थे, इन्होंने मतलब जो है इवन पार्लियामेंट को मिसलीड कर दिया और बोले कि 1 ग्राम भी मोनाजाइट या इंडिया के बाहर नहीं गया, ना थोरियम बाहर गया। जबकि उस वक्त alibaba.com के ऊपर बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट पड़ा हुआ था उन कंपनीज के नाम से कि कितनी भी क्वांटिटी में आप मोनाजाइट सैंड लेना चाहो हमसे, मतलब खनिज की सैंड, वो मैं आपको दे दूंगा। अब एक दूसरी बात पे आना है कि हमारे सीपोर्ट्स बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि हमारे सीपोर्ट से अगर कोई एटॉमिक एनर्जी से कनेक्टेड कोई मिनरल निकलेगा तो हमारी मशीनें उसको पकड़ लेंगी। इंडियन पोर्ट से थोरियम निकल के चला गया और जितनी भी जो पोर्ट की जो भी सिक्योरिटी थी पूरी फेल हो गई। कैसे गई, क्या हुआ, सिक्योरिटी फेल हो गई, या मशीन गलत थी, या वो एटॉमिक फिजाइल मटेरियल नहीं पकड़ पाई। तो बहरहाल इंडिया से वो 1 ग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को नहीं गया और वो सारा का सारा जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया गया। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा आज तक स्कैम कोई हुआ ही नहीं भारत के अंदर। उसका कारण ये है कि छोटी छोटी कंपनियों ने उसमें जो है मतलब जो अब लाजमी है कि जो इलीगल एक्सपोर्ट होगा उसकी तो इनकम वो नहीं दिखाएंगे। सिंपल इनकम जो है उस समय 2-2 हजार 3-3 हजार रुपयों की केवल खनन से थी, जिसमें मोनाजाइट से कोई मतलब नहीं था। वो जो इलीगल एक्सपोर्ट हुआ उसकी रकम से कोई लेना देना नहीं था। और केवल और ढेर सारी कंपनियां तब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के उसमें आ गई थी और वो सब वहां खनन लेने लगी थी। तो अब ये आवश्यक हो गया है कि भारतीय जनता इसको खुद अपनी आंख से देखे, क्योंकि आई थिंक मतलब ये फेयर नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के ही मतलब आगे बच्चों के ही काम आना है। तो ये हमारी राष्ट्रीय संपदा है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो अगर इसकी चोरी होती है तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे बच्चे इससे अफेक्टेड होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे अफेक्टेड होंगी। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इसको हमें आपको सबको देखना है, अकेले मुझको नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल देने के लिए, एक बेहतर भविष्य देने के लिए इस खनिज की बहुत आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा जागरूक हों और मेरा भी यह सरकार से निवेदन है कि इस तरह की जो लूट है उस पर रोक लगनी चाहिए। हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए, हमें अपने बेहतर कल के लिए इन सारे लूटों को ध्यान से देखना चाहिए। ईश्वर द्वारा दी गई इस बहुमूल्य संपदा का हमेशा से सुरक्षा करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि प्रकृति को जैसे आप ट्रीट करेंगे, जैसा व्यवहार आप प्रकृति से करेंगे, प्रकृति भी वैसा करेगा। हमारे यहाँ जितने भी आक्रमण हुए हैं हाँ, वो सब इसीलिए खनिजों की वजह से, खनिजों की वजह से हुए, और इसीलिए सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया इसीलिए था। तो हमारा यह खनिजों पे जो हमारा यह एपिसोड चल रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, लोग समझें कि भारत कमजोर नहीं है। नमस्कार।